प्यारे बच्चों, जय सिया राम। अभी आप लिखना बंद कर दो, ठीक है। पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर, अकाउंट पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर, कंपनी का वार्षिक हिसाब। ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड की परीक्षा में 11 नंबर का आता है सेक्शन एफ में। सेक्शन एफ में टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं 11 नंबर का। एक पहले पार्ट 1 का आता है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, और दूसरा है कंपनी का हिसाब। पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तो हमने देखा, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, उसमें कौन कौन से खाते बनाने पड़ते हैं, 5-6 खाते बनाने पड़ते थे ना। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, फिर पक्की तलपट, ऐसे इतने सारे खाते बनाने पड़ते थे और बहुत सारे समायोजन भी होते थे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग कंपनी का वार्षिक हिसाब सीखने वाले ना, इसमें सिर्फ एक भी खाता नहीं बनाना है, सिर्फ 2 पत्रक बनाना है, सिर्फ 2 पत्रक। और उन दोनों पत्रक में फिक्स है कि एक पक्की तलपट बनानी पड़ेगी, उसमें केवल 20 लाइन याद करना है, और एक लाभ हानि पत्रक बनाना पड़ेगा जिसमें 7 लाइन याद करना है। मतलब टोटल 27 लाइन फिक्स रहेगा, ना तो इससे एक लाइन ज्यादा होगी, ना तो उससे एक लाइन कम होगा। हमको सिर्फ 27 लाइन याद करना है, बराबर। तो अकाउंट पार्ट 2 के इस चैप्टर में बच्चों हमें कोई समायोजन नहीं याद करना है। एक मिनट, हाँ। तो देखो बच्चों, पार्ट 2 के इस चैप्टर में हमको पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक, 2 ही पत्रक सीखने हैं, पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक। और इस चैप्टर में एक भी समायोजन नहीं होता वार्षिक हिसाब करने के लिए, बराबर ना। और सिर्फ पत्रक 2 ही बनाने हैं। तो हम पहले पक्की तलपट के बारे में आज सीखेंगे। देखो, जो साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब होता था ना, उसमें पक्की तलपट बनता था। एक तरफ इस तरफ दायित्व लिखते थे, इस तरफ संपत्ति लिखते थे, बराबर ना। बट वो फॉर्मेट यहां पे नहीं है पक्की तलपट का। यहां पे पक्की तलपट का फॉर्मेट सीधा रहेगा। आपको एक ही तरफ दायित्व और उसी के नीचे संपत्ति हमको लिखनी है, एक ही तरफ, बराबर ना। उसमें क्या होता था, इधर दायित्व उसकी रकम, इधर संपत्ति उसकी रकम। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही तरफ दायित्व होगा और एक ही तरफ संपत्ति होगी। तो इस तरफ मान लो दायित्व लिख दिया पहले ऊपर, पहले आपको दायित्व लिखना होगा और उसके नीचे क्या लिखनी होगी, संपत्ति, बराबर। तो उसमें क्या होता था कि कोई फॉर्मेट नहीं होता था। संपत्ति है तो संपत्ति में लिख दो, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख दो, चलता है उसमें। साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब में चलेगा। बट कंपनी के वार्षिक हिसाब में आपको जो भी लिखना है फिक्स फॉर्मेट में लिखना है। उसकी फिक्स हेडिंग होती है हर एक चीज की, उसी हेडिंग में आपको लिखनी है। जो संपत्ति जिस हेडिंग में आएगा आपको उसी में लिखना है, और जो दायित्व जिस हेडिंग में आएगी आपको उसी में लिखना है। इसलिए इसमें हमको पक्की तलपट का नमूना याद करना पड़ेगा पहले। पक्की तलपट का नमूना याद हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, ये आप लोग को पक्की तलपट का मैंने नमूना लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ। चलो बच्चों देखो, एकदम सीरियसली अपने को आज ये पक्की तलपट का नमूना याद करना है। तो सुन लो, पहले हम दायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मैंने पहले बता दिया, ये जो पक्की तलपट है कंपनी का, एक ही तरफ दायित्व और एक ही तरफ संपत्ति होगी। मतलब ऊपर पहले आपको दायित्व लिखना होगा और नीचे क्या लिखनी होगी, संपत्ति, ठीक है। तो पहले हम लोग दायित्व के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से दायित्व होते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि वार्षिक हिसाब जो हमने पढ़ा है, साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, दायित्व में हम लोग क्या लिखते थे, पूंजी और दायित्व, यही लिखते थे ना, पूंजी और दायित्व। तो पूंजी और दायित्व की जगह पर यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विटी एवं दायित्व। ये हो गया हेडिंग, इक्विटी एवं दायित्व। और संपत्ति के लिए हमको संपत्ति ही लिखना है। ये मेन हेडिंग होती है ना, दो, जो उस तरफ लेफ्ट साइड में होता था उसको क्या बोलते थे, दायित्व, और इस तरफ क्या लिखते थे, संपत्ति। तो यहां पर जो पूंजी और दायित्व है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी और दायित्व, बराबर। अब उस दायित्व के साइड में 3 मेन हेडिंग आती हैं, 3 मेन हेडिंग। उसमें ऐसा कुछ हेडिंग नहीं होता था। आपने देखो, हमने प्रवेश पढ़ा था, निवृत्ति पढ़ी थी, उसमें भी हम लोग पक्की तलपट देखते थे ना,
उसमें ऐसा हेडिंग रहता था क्या? बस पूंजी, अनामत और उसके बाद दायित्व रहता था, बस ऐसे रहता था। लेकिन यहां पर आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो दायित्व के साइड में मेन 3 हेडिंग होती है बच्चों, 1, 2 और 3, 3 मेन हेडिंग होती है दायित्व में। तो चलो पहला हेडिंग क्या होता है? शेयर धारकों का भंडोल। पहली हेडिंग शेयर धारकों का भंडोल। श्रवण, पहली हेडिंग क्या होती है? शेयर धारकों का भंडोल। बोलने का बराबर, भंडोल। दूसरी हेडिंग होती है बिन चालू दायित्व और तीसरी हेडिंग होती है चालू दायित्व। बराबर, इस तरह से 3 तरह का दायित्व होता है कंपनी में। शेयर धारकों के भंडोल मतलब जो मालिकों का फंड होता है। जैसे आप पक्की तलपट में पहले क्या देखते थे? पूंजी, राम श्याम और घनश्याम, पूंजी रहता था। उसके बाद सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, और फिर विनियोग कमी वृद्धि फंड, ऐसा आता था ना। तो उन्हीं दोनों चीजों को जोड़ करके बोलते हैं शेयर धारकों का भंडोल। फिर उसके बाद बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व मतलब लंबे समय का दायित्व। और तीसरे नंबर पर चालू दायित्व। इस तरह से 3 तरह का दायित्व होता है कंपनी में। पहला क्या होगा? शेयर धारकों का भंडोल। दूसरा और तीसरा, एक बार फिर से, पहला शेयर धारकों का भंडोल, दूसरा बिन चालू दायित्व और तीसरा चालू दायित्व। ऐसे ही पढ़ना बेटा। बाकी आपका दिमाग कितना तेज है मेरे को अच्छी तरह से पता है, बराबर ना। तो धीरे धीरे पढ़ने का है। जब कोई चीज लगे कि बहुत टफ है ना, तो उसको स्टेप बाय स्टेप टारगेट बना लो कि भाई जैसे मुझे 9 लाइन याद करना है तो पहले 2 लाइन याद करूंगा। जब वो 2 लाइन अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तब आगे के 2 लाइन याद करूंगा। टोटल कितने हो गए? 4। जब वो 4 लाइन एकदम अच्छे से याद हो जाएगा तब मैं 5वां और 6ठा लाइन याद करूंगा। तुम सोचो कि एक साथ में पूरा ये 9 लाइन याद करो तो बीमार हो जाओगे फिर, और याद भी नहीं करोगे, छोड़ दोगे, बराबर ना। इसलिए बाकी तो मैं तुम लोग को याद करने के लिए भी दे सकता था, और मुझे पता है दूसरे दिन कोई नहीं याद करके आता, बराबर ना। इसलिए मुझे मजबूरी करनी पड़ रही है। तो आप ध्यान रखो बच्चों, पहले तो हेडिंग याद रखो। बोलो दायित्व में टोटल कितनी हेडिंग होती है? 3। पहला शेयर धारकों का भंडोल, दूसरा बिन चालू दायित्व और तीसरा चालू दायित्व। याद हो गया क्या रिंकी? हाँ, अभी पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सबको ये 3 हेडिंग तो याद हो गई, बराबर ना। तो शेयर धारकों का भंडोल पहली हेडिंग है। तो चलो इसमें 2 चीजें आती हैं, अब उसको याद करते हैं। पहला हेडिंग क्या है? शेयर धारकों का भंडोल। उसमें पहला चीज क्या है? शेयर पूंजी और दूसरा अनामत और आधिक्य। शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। अंडरस्टूड? चलो पहली हेडिंग क्या है? शेयर धारकों का भंडोल। उसमें 2 हेडिंग, 2 चीजें, कौन कौन सी? अनामत और आधिक्य। याद हो गया क्या? शेयर धारकों का भंडोल 2 लाइन है उसमें, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। तो मन में बार बार बोलो उसको, या तो बार बार लिखो उसको। बाकी ये सब चीजें आप लोगों के लिए नई है तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। शेयर पूंजी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वैसे शेयर क्या होता है, शेयर पूंजी क्या होती है। शेयर प्रकाशित करके आम जनता के पास से जो पैसे लाते हैं उसको शेयर पूंजी बोलते हैं, है कि नहीं। तो पहला क्या होता है? शेयर पूंजी और दूसरा अनामत और आधिक्य। ये किसका हेडिंग है? शेयर धारकों का भंडोल। याद हो गया क्या? पहला शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। याद हो गया? रिमझिम बोलो, शेयर धारकों के भंडोल में वेरी गुड, बराबर। अभी मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके। चलो अब दूसरे में आते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात एश्योर करवा दे रहा हूं कि अगर आपने दूसरी हेडिंग याद कर ली तो तीसरी हेडिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बराबर, बोनस में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो क्या नाम है इसका, रूपाली, बहुत होशियार लड़की है ये। चलो मैं मानता हूं कि आपको शेयर धारकों का भंडोल वाला हेडिंग याद हो गया, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। अब ये आपको अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी। बिन चालू दायित्व मतलब लंबे समय का दायित्व, लंबा मतलब दीर्घ, लंबा मतलब शुद्ध हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ, दीर्घ आयुष, दीर्घ आयुष ना, लंबा आयुष। तो
बिन चालू दायित्व मतलब लंबे समय का दायित्व, बराबर, मतलब दीर्घ वर्ड इसमें याद रखना है। तो उसमें 3 मेन हेडिंग आपको याद रखनी है। पहली हेडिंग है दीर्घकालीन उधार ली रकम। दीर्घकालीन उधार ली रकम मतलब लंबे समय के लिए उधार लिया हुआ रकम। जैसे बैंक से लोन लिया तो लंबे समय के लिए लेते हैं ना। डिबेंचर प्रकाशित किया तो 10 साल 15 साल के लिए डिबेंचर प्रकाशित करते हैं ना, पैसा लेते हैं। तो बिन चालू दायित्व में पहला क्या होगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम। आनंद, पहला क्या होगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम। दूसरा अन्य दीर्घकालीन दायित्व। अन्य दीर्घकालीन दायित्व सीखा। पहला क्या है, दीर्घकालीन उधार ली रकम। आप लोग बोलो साथ साथ में। पहला दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, और तीसरा है दीर्घकालीन प्रावधान। दीर्घकालीन प्रावधान, ठीक है। तो बिन चालू दायित्व में 3, पहला दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, प्रावधान, ठीक है। चलो टप्पू, दायित्व में टोटल कितनी हेडिंग है? हाँ, कौन कौन सी? बराबर ना। चलो तुम, शेयर धारकों के भंडोल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? और आधिक्य, अनामत और आधिक्य, ठीक है। तुम बताओ बिन चालू दायित्व में पहला क्या है? उधार ली रकम, दीर्घकालीन उधार ली रकम, और दूसरा अन्य दीर्घकालीन दायित्व, और तीसरा दीर्घकालीन प्रावधान। ये आप लोगों को 3 याद करना पड़ेगा बेटा, बराबर। लास्ट टाइम मैं एक बार और बोल रहा हूं, बाद में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूं, आपको लिख करके उसको याद करना पड़ेगा, जितने लोग को अगर नहीं याद हो रहा है तो। बाकी इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। लंबे दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, और दीर्घकालीन प्रावधान, बराबर। अब ये ए बी सी, बिन चालू दायित्व में क्या है? ए बी सी, और यहां पे क्या बोल रहा है? ए सी डी। डी को छोड़ दो, चालू दायित्व में आपको क्या दिख रहा है? ए सी डी, और इसका ए बी सी, इसका ए सी डी। डी को साइड करना है। चालू दायित्व जब आप याद करोगे तो ए बी सी ऊपर वाला और ए सी डी नीचे वाला, सेम टू सेम बोलना है। बस दीर्घ के जगह पे क्या लगा देना है? अल्प। दीर्घ के जगह पे क्या लगा देना है? अल्प। जैसे दीर्घकालीन उधार ली रकम तो अल्पकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, अन्य अल्पकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान, अल्पकालीन प्रावधान। अंडरस्टैंड? फिर से सुन लो, बिन चालू दायित्व का ए बी सी, एकदम उसका उल्टा करना है तुमको। चालू दायित्व में ए सी डी, डी को साइलेंट रखना है। अंडरस्टूड? तो अगर ये है दीर्घकालीन उधार ली रकम, तो इधर ए क्या हो जाएगा? अल्पकालीन उधार ली रकम। अन्य दीर्घकालीन दायित्व, यहां पे अन्य अल्पकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान, अल्पकालीन प्रावधान, और यहां पे बी व्यापारी देना। तो सिर्फ क्या याद रखना है? एक। इसमें तुम्हें एक प्रकाश देखना है, क्या याद करना है? केवल एक ही चीज याद करनी है, व्यापारी देना। ए सी डी, डी बाद में आपको लिख देना है, व्यापारी देना, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो गया कैसे भी करके, भगवान ने चाहा तो याद ही हो जाएगा, तुम तो चाहोगे नहीं, या तो मैं चाहूं, बराबर। तो समझो ये 3 लाइन आपको याद करनी है। वही 3 लाइन आपको यहां पे से एबीसीडी लिख देना है, और एसीडी में ये एबीसी लिख देना है आपको, एसीडी में, बराबर। बस दीर्घ की जगह पे क्या लगा देना है? अल, और बी में आपको लिखना है व्यापारी देना, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, संपत्तियों के बारे में सीखते हैं, ठीक है। दायित्व तो हमने सीख लिया। अब अच्छे से
संपत्तियों के बारे में सीखने हैं। और ये संपत्ति आपको डायरेक्ट उसके नीचे ही लिखनी है, यहाँ पे तो जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे आगे किया हुआ है, आपको नीचे ही लिखना है, बराबर। आपका नोटबुक तो लंबा होता है, उसमें आप लिख सकते हो नीचे, ठीक है। तो संपत्ति हेडिंग लिखने बेटा, और संपत्ति में कितनी हेडिंग होंगी? 2, बराबर। जैसे दायित्व में कितनी हेडिंग होती है? 3, वैसे संपत्तियों में सिर्फ 2 ही हेडिंग होती है। पहला बिन चालू संपत्ति और दूसरा चालू संपत्ति, ठीक है बेटा। तो ये जो संपत्तियों वाला साइड है ना, वो थोड़ा सा तकलीफदायक है, थोड़ा सा ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी, बट मजा आएगा जब याद करोगे मन से, दिल से, तो याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलो, संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति, पहला क्या है? बिन चालू संपत्ति, उसमें बेटा 4 हेडिंग है, 1 2 3 4 हेडिंग है। तो पहली हेडिंग है स्थिर संपत्ति, बराबर। बिन चालू संपत्ति मतलब लंबे समय की संपत्ति, तो उसमें पहले नंबर पर क्या आएगा? स्थिर संपत्ति। स्थिर संपत्ति में 2 होता है, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य संपत्ति मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य जिसको हम देख नहीं सकते हैं। दृश्य जैसे जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर। अदृश्य मतलब ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर वगैरह। ओके, तो बच्चा बिन चालू संपत्ति में पहली संपत्ति क्या है? स्थिर संपत्ति। स्थिर में 2, दृश्य और अदृश्य, ठीक है। दूसरा है बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग, तो पहला क्या है? स्थिर संपत्ति, उसमें दृश्य और अदृश्य 2। दूसरा बिन चालू संपत्ति, सॉरी बिन चालू विनियोग, बराबर। और तीसरा है दीर्घकालीन लोन एवं धिराण। हम लोग कंपनी जो होती है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को लोन देती है। अगर किसी कर्मचारी को पैसे की जरूरत हो ना, तो कंपनी अपने कर्मचारी को लोन भी देती है और एडवांस में पैसे भी देती है, बराबर ना। कोई कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तो बोलता है सेठ मुझे 2 महीने का एडवांस में पगार दे दो, तो क्या करेगा? सेठ देता है ना भाई। वो हमारे यहाँ पे सालों से काम कर रहा है, उसके यहाँ पे मान लो शादी विवाह या एक्सीडेंट कुछ भी हो गया है, तो एडवांस में पैसा मांग रहा है, तो कंपनी देगी ही ना, बराबर। तो उसे बोलते हैं धिराण। धिराण मतलब एडवांस, ओके। तो दीर्घकालीन लोन एवं धिराण, कंपनी अपने कर्मचारी को लोन या धिराण देती है, तो भी कंपनी के लिए क्या है? संपत्ति। तो पहली संपत्ति क्या है? स्थिर संपत्ति। दूसरा, उसमें दृश्य और अदृश्य। दूसरा बिन चालू विनियोग। तीसरा दीर्घकालीन लोन एवं धिराण। और चौथा है अन्य बिन चालू संपत्ति। चौथा क्या है? अन्य बिन चालू संपत्ति, ठीक है। चलो एक बार फिर से, संपत्तियों में 2 मेन हेडिंग है, पहला बिन चालू संपत्ति और दूसरा चालू संपत्ति। तो बिन चालू संपत्ति में 4, पहला स्थिर संपत्ति, ए दृश्य और अदृश्य। दूसरा बिन चालू विनियोग। तीसरा दीर्घकालीन लोन एवं धिराण। और चौथा अन्य बिन चालू संपत्ति, ठीक है बच्चों। चलो, तो इस तरह से हमारा ये बिन चालू संपत्ति हो गया। अगर आप लोगों को ये पहला वाला याद हो गया ना, तो इसमें का 2 और यहां का 2 दोनों सेम है, बस आपको दीर्घ की जगह पे क्या लगा देना है? अल्प लगा देना है। मतलब यहां पे दीर्घकालीन लोन एवं धिराण है, यहां पे हो जाएगा अल्पकालीन लोन एवं धिराण। यहाँ पे बिन चालू संपत्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चालू संपत्ति हो जाएगा। अन्य बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, मतलब अगर आप देखोगे चालू संपत्ति में 6 है, 1 2 3 4 5 6, बराबर ना। तो 6 में से 2 तो आप ऊपर से ही ट्रांसफर कर दोगे, तो मतलब आपको याद कितना करना है? केवल 4। लेकिन उसके लिए आपको ऊपर के चारों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो ऊपर के 2 और नीचे के लास्ट के 2 दोनों क्या है? सेम ही है, बस दीर्घ की जगह पे क्या लग जाएगा? अल्प, ठीक है बच्चों। चले एक बार फिर से बिन चालू संपत्ति को रिवाइज करके चलते हैं उसमें। तो बोलो, बिन चालू संपत्ति में पहला क्या है? उसमें दृश्य और अदृश्य। फिर
फिर अन्य बिन चालू संपत्ति। ठीक है, अब चालू संपत्ति में हमको ऊपर के सिर्फ 4 याद करने हैं, बराबर ना। बाकी के नीचे के 2, ऊपर वाला जो है उसके नीचे के 2 दोनों सेम सेम है। ठीक है, बस आपको वहां पे अल्प और दीर्घ की जगह पे अल्प लिख देना है। ठीक है, तो चलो अभी 4 जो आपको याद करने हैं वो थोड़े से कठिन है। तो पहला होगा बच्चों चालू संपत्ति में चालू विनियोग। पहला क्या होगा? दूसरा माल सामग्री। बस 2 ही पहले, पहला चालू विनियोग और दूसरा माल सामग्री। तो चालू संपत्ति में पहला चालू विनियोग और दूसरा माल संपत्ति। ठीक है, चालू विनियोग और माल सामग्री, सॉरी माल सामग्री, 2 याद हो गया, चालू विनियोग और माल सामग्री। फिर तीसरा होगा व्यापारी लेना, तीसरा होगा व्यापारी लेना, और चौथा होगा रोकड़ एवं रोकड़ समान, मतलब रोकड़ और रोकड़ के जैसा, तो समकक्ष बोलते हैं, रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष या तो रोकड़ के समान। अंडरस्टूड? तो 4 में पहला चालू विनियोग, दूसरा माल सामग्री, तीसरा व्यापारी लेना और तीसरा चौथा रोकड़ और रोकड़ समान, और 5वां अल्पकालीन लोन और धिराण, और छठा अन्य चालू संपत्ति, नहीं बिन नहीं, चालू, अन्य चालू संपत्ति। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारे पक्की तलपट में संपत्ति तरफ में इतनी सारी चीजें आती है, टोटल 10 चीजें, बिन चालू में 4 और चालू में 6। ठीक है, याद हो गया आपको? चलो अब एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, लिख लो आप लोग ये।